प्यारे बच्चों, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, राधे राधे। अब हम आज पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो का नेक्स्ट पार्ट 2। तो हम चलिए देखते हैं। ये मॉम है। अब ये मॉम क्या करे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं कर्ड को सेटल करने जा रही हूँ, कर्ड जमाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बच्चों देखो मैंने क्या किया है। ये दूध है बेटा, मिल्क, और उसमें थोड़ा सा मैंने कर्ड डाल दिया। आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? आप देखो, आज मैं अर्ली इन द मॉर्निंग उठी, अब मैंने देखा कि क्या हुआ है। अरे ये तो पूरा का पूरा दूध मेरा कर्ड में बदल गया। इसका कारण क्या है अब मैं आपको बताती हूँ। ये बेटा, सबसे पहले मैं बताऊँ आपको, कर्ड में इम्पॉर्टेंट एक बैक्टीरिया होता है जो यूज़फुल होता है, जिसको हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारे कर्ड में जो प्रेजेंट होते हैं वो मिल्क के अंदर उसके लैक्टोज शुगर को तोड़ करके लैक्टिक एसिड में बदलने में हेल्प करते हैं। इस तरह से हमारा जो मिल्क है वो कर्ड में बदल जाता है और फिर हम अपने कर्ड का आनंद लेते हैं। तो बच्चों, कौन सा बैक्टीरिया इसमें है इम्पॉर्टेंट, यूज़फुल? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। आपको सभी के घर में मम्मा बनाती होंगी, आप अपनी मम्मा। ये है लैक्टोबैसिलस बच्चों, और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैं ऐसी मम्मा हूँ जो बच्चों को साथ में पढ़ाती भी हूँ। अगला देखें, इसके अलावा हमारे बैक्टीरिया कहाँ यूज़ होते हैं। हम कर्ड कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। हम इडली बनाने में यूज़ करते हैं। इडली जो साउथ का मेनली हम बोलेंगे फूड है। और उसके बाद हम और से बड़ों पाव वगैरह बनाने में भी हम कर्ड को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे खाने पीने में यूज़ आते हैं। इसके अलावा ब्रेड और बेकरी इंडस्ट्रीज़ में भी हमारे यूज़फुल बैक्टीरियाज आते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो रवा और इडली, जो हम रवा इडली बनाते हैं वो सूजी से बनाते हैं। तो सूजी से बनाते समय हम उसमें सूजी में हम क्या ऐड करते हैं, आप देखो यहाँ पर हम ब्लू कप में कर्ड को हम डालते हैं। उस कर्ड को जब हम रवा में डालते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस वो सांस लेते हैं, और सांस लेते समय वो कौन सी गैस रिलीज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही उसमें फ्लफ़ी आ जाता है। वो जैसे ही सांस छोड़ते हैं तो धीरे से क्या होता है, हमारा जो मटेरियल होता है, जो बैटर होता है वो फूल जाता है। इसी तरह से भटूरा बनाते समय भी सेम चीज़ होती है। तो कर्ड में प्रेजेंट बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आप सिंपल सी एक्टिविटी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो आप लोग लिख सकते हैं इसमें कि क्या क्या पॉइंट है। हमने बोला कि टेक ½ kg फ्लोर, आटा लो या मैदा लो, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर। थोड़ा सा चीनी डाल के गर्म पानी मिला करके उसको हमें नीड कर लेना है, गूँथ लेना है, और उसमें थोड़ा सा ईस्ट पाउडर ऐड करना है। दिस वन ईस्ट पाउडर। ईस्ट पाउडर एक तरह का स्मॉलेस्ट फंजाई होता है, ठीक है। तो बच्चों, इस ईस्ट जो है एक स्मॉलेस्ट फंजाई होता है, जो भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और वो भी रेस्पिरेशन करता है। 2 घंटे रखने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो डव है वो फूल जाता है, फ्लफ़ी हो जाता है। उसका कारण भी यही है कि ईस्ट रेस्पिरेशन करने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं, जिसके कारण वो फ्लफ़ी हो जाता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन हम क्या देखते हैं, yes, dove rises, yeast reproduce rapidly producing कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर आपको गैस का ध्यान रखना है, और वो बबल निकलता है और हमें फ्लफ़ी दिखाई देता है। इसके अलावा हमारा जो यूज़ है, पहला हमने देख रहा खाने में हमारा फूड इंडस्ट्री में हमारा यूज़ आता है। इसके बाद कमर्शियल यूज़ भी होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। सेकंड यूज़ है कमर्शियल यूज़। कमर्शियल यूज़ का मतलब हो गया कि हम मार्केट लेवल पे, हाई लेवल पे चीज़ों को बनाते हैं और बेचते हैं, जिससे कि हमारी कंट्री को इकोनॉमिकली बेनिफिट होता है। तो कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या है, तो उसमें ईस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट हम पार्ट करेंगे। आप बेकरी पे जाते हैं, केक देखते हैं, पिज़्ज़ा देखते हैं, हम बोलेंगे बड़ा पाव देखते हैं, जो भी सब मटेरियल हैं बेकरी इंडस्ट्री में, है ना, वो सब ईस्ट को डाल करके ही बनाया जाता है। और ईस्ट क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। व्हाट इज़ द ईस्ट? ईस्ट इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? फंजाई, स्मॉलेस्ट फंजाई। तो आप क्या देखते हैं कि जब हम ईस्ट का इम्पॉर्टेंट क्या है, काम क्या है, ईस्ट जो होता है नेचुरल शुगर, जो भी आपके फूड मटेरियल का नेचुरल शुगर है उसको तोड़ देता है और उसको अल्कोहल में बदल देता है, मतलब फर्मेंटेशन कर देता है। तो ये भी यहाँ भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फर्मेंटेशन। तो चेंजिंग ऑफ, हम बोलेंगे चेंजिंग ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल,
शुगर को अल्कोहल में बदल देता है। तो चेंजिंग ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन एंड इट इज़ डन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट। ओके, तो आपके ग्रेन्स, चाहे हम बार्ले बोलें, चाहे हम व्हीट बोले, राइस बोले, क्रश्ड फ्रूट्स जूस बोले, सभी में शुगर होता है। उन सभी शुगर में अगर हम ईस्ट डालेंगे तो उस शुगर को ईस्ट किस में बदल देगा, अल्कोहल में बदल देता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ओके, अब कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक एक्टिविटी है इन अस, आप इसको रीड करेंगे। एक 500 ml के बीकर में हम 3/4 वाटर लेंगे, उसमें 2-3 स्पून शुगर डाल देंगे। आप देखो ईस्ट, और उसमें थोड़ा सा हल्का सा गर्म जगह पे रख देंगे, वार्म प्लेस पे, और थोड़ा सा उसमें हम क्या डालेंगे, ईस्ट। अब ये ईस्ट क्या करेगा, शुगर को तोड़ेगा और किस पे बदल देगा, 4-5 घंटे बाद उसको उसमें अल्कोहल में बदल जाएगा, है ना। तो उसकी स्मेल बदल जाएगी। ठीक है, तो अल्कोहल जो होता है हम वाइन वगैरह में यूज़ करते हैं, उस तरह की स्मेल आती है। ठीक है, तो वो एक तरह का होता है। तो हमने पहला फूड इंडस्ट्री में देख लिया, है ना, कॉमर्शियल यूज़ हो गया, हमारे खाने पीने में हमारी यूज़ हो गया, कॉमर्शियल यूज़ हो गया, 2 यूज़ हो गए। तीसरा यूज़ है मेडिसिनल यूज़। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिसिनल यूज़ भी होता है, क्योंकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म से हम वैक्सीन्स बनाते हैं, हम एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो यहाँ पर मेडिसिन्स जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म की हेल्प से बनते हैं। आपको पता है जब हम बीमार होते हैं तो हमको डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है, मेडिसिन्स जो कि एंटीबायोटिक्स होती हैं। मेडिसिन्स हैं ये इनमें एंटीबायोटिक्स होता है। ये जब एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में जाती हैं तो हमारे शरीर में जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिनको हम पैथोजेंस भी कहते हैं, जो मैं चीज़ें बोल रही हूँ आप उसको नोट भी कर सकते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस। तो इन पैथोजेंस को एंटीबायोटिक क्या करता है, इनकी मतलब इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। जब ग्रोथ स्टॉप कर देगा तो उसका रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उस क्वांटिटी में नहीं बढ़ेंगे। इस तरह से हम उस बीमारी से बच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखो मेडिसिन्स लिखा है, मेडिसिन्स मतलब एंटीबायोटिक्स, और ये हमारे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टॉप कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और एंटीबॉडीज बायोटिक्स का नाम होता है अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करें, उनकी ग्रोथ के अगेंस्ट काम करें। तो कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम दिए हुए हैं, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको लर्न करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। फिर हमने देखा, इसके अलावा हम देख सकते हैं, तो इस तरह से हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हम बोलते हैं उनका यूज़ हमारे मेडिसिन्स में, हमारी हेल्थ के लिए भी होता है, मेडिसिन्स बनाने में होता है। इन मेडिसिन्स को हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। एंटीबायोटिक्स का मतलब हो गया अगेंस्ट ऑर्गेनिज़म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को ग्रोथ को रोक दें। कुछ एग्जांपल्स हैं एंटीबायोटिक्स के, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन। तो इन सब को आप नोट कर सकते हैं और लर्न करने, नोट्स बनाएं कॉपी में। ठीक है, इसके बाद हमारे वैक्सीन्स में भी काम आते हैं। वैक्सीन जो होता है वो क्या होता है, हमारी ही बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज़म को जो या तो पार्शियल तरह से उनको ख़त्म किए जाते हैं या पूरी तरह से ख़त्म करके उनके जूस को निकाल के हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, वो वैक्सीन कहलाती है। ठीक है, और वैक्सीन जो हम बात करेंगे सबसे पहले, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले बनाया था। अब इसमें ये जो माइक्रो, जब हम वैक्सीन इंट्रोड्यूस करते हैं, बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो जैसे ही हम वैक्सीन को बॉडी में डालते हैं या हम, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनते हैं। एक था आपके एंटीबायोटिक्स और एक होता है एंटीबॉडी। एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ होती हैं और एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बनने वाले WBC या हम बोलने वाले पार्टिकल्स जो होते हैं, जो कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करते हैं। देखो ये ग्रीन कलर का एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। जो लाइट ग्रीन पिच बाहर की तरफ जो बने हुए हैं, इस तरह से इसको ख़त्म करता है। तो एंटीबॉडी ख़त्म करता है। और ये एंटीबॉडी कब बनता है, जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं या वैक्सीन्स लेते हैं। तो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करता है, पैथोजेंस को ख़त्म करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो वैक्सीन है, वैक्सीन हमने इंट्रोड्यूस कराया। जैसे ही हमने वैक्सीन इंट्रोड्यूस कराया तो हमारी बॉडी में क्या बना, एंटीबॉडीज़। ठीक है, और बॉडी जैसी एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी को में बन जाता है एक बार, उसके बाद वो बीमारी से लड़ने की कैपेसिटी उसमें ऑलरेडी हो जाती है।
है ना। और जब ऑलरेडी अलर्ट, तो कभी भी दोबारा अगर वो बीमारी हो जाती तो ऑलरेडी हमारी एंटीबॉडी तैयार रहती है, फटाफट बन जाती है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई करता है हमारे इम्यून सिस्टम कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था पहले हमारी बॉडी में आया था और आया था, इसके अगेंस्ट हम तैयार हुए थे, अब दोबारा आया है तो वो अटैक कर देते हैं और हमको इस तरह से बचा देते हैं। तो इस तरह वैक्सीन भी बनाने में हमारे को में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। आप इनकी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट और आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसके बाद इसके अलावा हमारा जो होता है हम बात करेंगे, तो ये हो गया माइक्रोब्स को डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन हेल्दी बॉडी। ठीक है, उसको प्रिवेंटिव, अब देख पोलियो से बचता है क्योंकि हम वैक्सीन यूज़ करते हैं, कोलेरा हुआ, ट्यूबरकुलोसिस हुआ, स्मॉल पॉक्स हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, तो इन सब की वैक्सीन्स बनी हुई हैं। तो हमने क्या सीखा कि जैसे ही हम वैक्सीन्स डालते हैं बॉडी में तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनते हैं। एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो हमारे बॉडी को डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं। ओके, अगला होता है हमारा जो इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारी किस एरिया में हेल्पफुल हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहेंगे तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी वो नहीं बढ़ेगी और क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा, प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, फ्रूटिंग अच्छे से नहीं होगा, फ्लावरिंग अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से इकोसिस्टम हमारा गड़बड़ हो जाएगा हम, और हमारे जो बैलेंस रहता है साइकिल हमारे एनवायरनमेंट का वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि हमारे जो अब ये जो सॉइल फर्टिलिटी कैसे बढ़ाते हैं, तो हमारे ब्लू ग्रीन एल्गीज और जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत हेल्पफुल है हमारी सॉइल को फर्टाइल करने में। हमारे कुछ प्लांट्स होते हैं जो डायरेक्ट नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर पाते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो हमने पढ़ा है लेग्यूमिनस प्लांट्स या दाल वाले प्लांट्स। तो यहाँ पर जो ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया हैं, दिखाई दे रहा है आपको, ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम बैक्टीरिया, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड नाइट्रोजन में बदल देते हैं। देखो नाइट्रोजन कंपाउंड कौन कौन सा, अमोनियम, नाइट्रेट्स और अमोनिया। कहने का मतलब ये हो गया कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब कच्चा आटा। क्या कच्चा आटा हम खा सकते? नहीं, उसकी हमें चपाती बनानी पड़ती है। ठीक है, तो हीट की हेल्प से ही। तो इसी तरह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट यूज़ नहीं कर पाते हैं, उन्हें कंपाउंड में बदलना पड़ता है, या तो अमोनियम में बदलो, या नाइट्रेट में बदलो, या अमोनिया में बदलो। तो वहाँ कौन हेल्प करते हैं? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ये बैक्टीरिया राइजोबियम है और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दोनों मिलकर के उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड नाइट्रोजन में बदल देते हैं। अब इसको प्लांट्स इसको अपने जड़ों से ले लेता है और हेल्दी ग्रोथ होती है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी हमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल होते हैं। तो हम कहने का ओवरऑल मैं बताऊंगी कि जो आपकी सॉइल, हाँ, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल हमारे फ्रेंड्स किस तरह से हुए। तो पहला, हमें खाना बनाने में हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरा हमने बात किया कॉमर्शियल यूज़ में होता है, ईस्ट का यूज़ करते हैं प्रोडक्ट बहुत सारे इंडस्ट्री में, बेकरी इंडस्ट्री में। इसके अलावा थर्ड हमने पढ़ा कि मेडिसिनल डिपार्टमेंट में यूज़ होता है मेडिसिन बनाने में। फोर्थ हमने यूज़ किया हमारे एनवायरनमेंट में हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। और नेक्स्ट है क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे जो मरे सड़े गले जो होते हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधों के पार्ट्स, उसको डीकम्पोजर्स, जो बैक्टीरिया होते हैं, डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो उसको डीकम्पोज कर देते हैं, तोड़ देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में और फिर मिट्टी में मिला देते हैं। इससे क्या होता है? हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहता है। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहेंगे तो ये कूड़ा करकट हमारे इसी तरह से एनवायरनमेंट में रहेगा और हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा और एक तरह से बीमारी का घर हमारी पूरी तरह से हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड एंड ऑर्गेनिक वेस्ट को स्मॉलेस्ट में बदल देते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल में, और इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल सिंपल सब्सटेंस को प्लांट्स अपने ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस तरह से हमारा एटमॉस्फेयर क्लीन रहता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने डेड और ऑर्गेनिक वेस्ट को बदल दिया और धीरे धीरे सिंपल सब्सटेंस बदल दिया, और ये सिंपल सब्सटेंस प्लांट्स ने ले लिया और हमारे मैन्योर के फॉर्म में मैन्योर बन गया, और इस मैन्योर को हम यूज़ करते हैं अपने प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो क्लीनिंग एनवायरनमेंट, तो इसमें एक एक्टिविटी है जिसको हम बाद में पढ़ लेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों। राधे राधे।